जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है वापस से एक नए वीडियो में। आज हम ईवीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछा गया है? वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायु दाब को जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें थर्मामीटर से किसको मापा जाता है, तो जो है शरीर के ताप को। किसको? शरीर के ताप को। और सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप को मापा जाता है। किसको? भूकंप को। और हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कपास है, तो बीटी कपास क्या है पहले हम जान लेते हैं बीटी कपास के बारे में। बीटी कपास क्या होता है? यह एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। क्या? यह एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। पहले हम जानेंगे ट्रांसजेनिक पौधे के बारे में। यह क्या होता है? इनमें स्वतः ही कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता होती है। क्या? स्वतः ही कीटनाशक जो है उत्पादित करने की क्षमता होती है। यह स्वतः ही हानिकारक कीटों से अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। और ये कैसे सुरक्षा करते हैं? क्योंकि इनमें बेसिलस थुरिनजिनसिस नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। क्या? बेसिलस थुरिनजिनसिस नामक बैक्टीरिया के कारण। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वायुमंडल प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होती है। क्या? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होती है। यह वर्षा की बूंदों के साथ मिल करके अम्लीय कर देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वह क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा रसायन जो है आम के पकाने में प्रयोग होता है? तो उसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। यह क्या करता है? यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। क्या? एसिटिलीन जो है गैस उत्पन्न करता है, जिससे यह कच्चे फलों को पका देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो वह कौन सी बीमारी जो है दूषित जल पीने से फैलती है? वह है टाइफाइड बीमारी। क्या? टाइफाइड। तो टाइफाइड क्या होता है? यह एक बुखार होता है। क्या? बुखार यानी कि फीवर। अगर हम बात करें टाइफाइड में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, तो वह साल्मोनेला टाइफी होती है। क्या? साल्मोनेला टाइफी। क्या? साल्मोनेला टाइफी के कारण जो है टाइफाइड फीवर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CO। क्या? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी CO2, N2O, CH4 जिसे हम मेथेन कहते हैं, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और भी गैसें होती है जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे एक CFC हो गया, जिसे हम क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं द्विबीजपत्री पौधा होता क्या है। जिनके बीजों में 2 पत्र होते हैं। क्या? 2 पत्र, या फिर हम जिसे दल कहते हैं। क्या? दल। जिनके बीजों में 2 पत्र होते हैं वे द्विबीजपत्री पौधा कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं? जैसे इनमें सरसों हो गए। क्या? सरसों हो गए, चना हो गए, दालें, इनमें 2 पत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सरसों। सरसों जो है द्विबीजपत्री पौधा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? या फिर हम कह सकते हैं पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है?
तो यह जो है जाइलम ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा। अगर हम यहीं पर बात करें, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसका? खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यह जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके? फ्लोएम के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो सबसे प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। अगर हम बात करें ऋग्वेद के बारे में, यह प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ है। क्या? सबसे प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ है। क्या? सबसे प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, क्या पूछा गया है? कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां क्या करती हैं? बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। ये भी सही है। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। ये भी सही है। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। ये नहीं सही है। अगला है, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया गया है ए, बी और डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? क्या पूछा गया है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ 2005 जो है किसे प्रस्तावित नहीं करती है? बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना एनसीएफ 2005 इसे प्रस्तावित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला है। तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन है? जुंको ताबेई है। कौन है? जुंको ताबेई। अगर इनके बारे में हम बात करें, ये कहाँ की रहने वाली है? ये जापान की रहने वाली हैं। और ये जो है चोटी पर कब चढ़ी थी? किस पे? एवरेस्ट चोटी पर कब चढ़ी थी? ये जो है 1975 में। कब? 1975 में। अगर बात किया जाए एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, कौन? प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल हैं। कौन? बछेंद्री पाल। अगर इनके बारे में बात करें, ये कब जो है चढ़ी थी? ये 1984 में। कब? 1984 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? तो इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? सबसे पहले हम जान लेते हैं जैव अपघट्य पदार्थ के बारे में। क्या होता है? जिसे जैविक रूप से सफलतापूर्वक नष्ट किया जा सके। तो जैविक रूप से सफलतापूर्वक जिसे नष्ट किया जा सके वही जैव अपघट्य पदार्थ होता है। जैसे प्लास्टिक को नहीं नष्ट किया जा सकता, ना ही पॉलीथीन को, ना ही शीशा को। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डचिगम राष्ट्रीय उद्यान है। क्या पूछा गया है? डचिगम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। क्या पूछा गया है? चिपको आंदोलन के बारे में। इसके प्रणेता कौन है? इनके प्रणेता जो सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। अगर हम बात करें चिपको आंदोलन कब हुआ था? यह जो है 1973 में हुआ था। कब? 1973 में उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और कहाँ पे? चमोली ज़िले में। कहाँ पे? चमोली ज़िले में। अगर हम बात करें चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, इनमें जो है वनों की अंधाधुंध कटाई चल रही थी। तो आंदोलनकारी जो है वृक्ष को काटने के विरोध में वृक्ष से चिपक कर खड़े हो जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर
कब लागू हुआ? क्या पूछा गया है? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में यह कब लागू हुआ? यह 1973 में। कब? 1973 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें क्या था? इनकी जातियों को बढ़ावा देना। क्या? इनकी जातियों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? क्या पूछा गया है? समुद्र के जल के बारे में इनका कितना प्रतिशत जल जो है जो कि पीने योग्य है? 0.65%। कितना? 0.65% पीने योग्य है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समुद्र का जल जो है काफ़ी खारा है। क्षारकता अधिक होने के कारण। क्या? क्षारकता अधिक होने के कारण जो है यह पीने योग्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, BOD5 क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं BOD5 क्या है। यह जल में या वायु में ऑक्सीजन को मापने की इकाई है। क्या है? यह जल या वायु में ऑक्सीजन को मापने वाली इकाई है। तो BOD5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? क्या पूछा गया है? हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। कौन सा? इंफ्रारेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? क्या पूछा गया है? सेरीकल्चर के बारे में, यह किसके उत्पादन से संबंधित है? यह रेशम के उत्पादन से संबंधित है। क्या? रेशम के उत्पादन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है। तो क्या पूछा गया? हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ध्रुवीय बवंडर कहा जाता है। क्या? ध्रुवीय बवंडर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुडुक भाषा में तोरांग का निम्नलिखित अर्थ है? क्या पूछा गया है? कुडुक भाषा में तोरांग को क्या कहा जाता है? तोरांग को जो है वन कहा जाता है। क्या? कुडुक भाषा में तोरांग को वन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यह कुडुक भाषा कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। यह बिहार में, कहाँ? बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और कहाँ पे? झारखंड। इन राज्यों में जो है कुडुक भाषा बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। क्या पूछा गया है? पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोल्टिंग या झड़ना। क्या कहलाती है? मोल्टिंग या झड़ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है। तो पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है? बार्ब कहलाता है। क्या? बार्ब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो इसका आंसर होगा बरगद का वृक्ष। क्या? बरगद का वृक्ष। अगर हम बात करें इनका वानस्पतिक नेम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। बेंगालेसिस जो कि इसका वानस्पतिक नेम है। अगला प्रश्न है, चांगपा है। क्या पूछा गया है चांगपा के बारे में? तो यह क्या है? यह ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति है। क्या है? ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति है। अगर हम बात करें यह चांगपा जो जनजाति है यह कहाँ पर पाई जाती है? यह लद्दाख में पाई जाती है। कहाँ पे? यह जो है लद्दाख क्षेत्र के चांगथांग इलाके में रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ों एवं बकरियाँ रखते थे कहलाता है। तो उस स्थान का क्या नाम है जहाँ पे चांगपा अपनी भेड़ों बकरियों को रखते हैं? उस स्थान का नाम है लेखा। क्या? लेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो इन ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो पिचर पौधा जो कि एक कीटभक्षी पौधा है।
बाकी अमर बेल पौधा, शैवाल, कैक्टस ये जो है कीटभक्षी पौधा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था। तो गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा। किसके द्वारा? यह किला जो है कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगर हम बात करें गोलकुंडा का निर्माण जो है कहाँ पे किया गया था? इसका निर्माण जो है हैदराबाद में किया गया था। कहाँ पे? हैदराबाद में। तो ये सभी प्रश्न हैं सीटेट के टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि ईवीएस के अर्थात पर्यावरण अध्ययन के थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद रखें, आपके सीटेट एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों में से जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।